कहानी शुरू होती है 1892 में न्यू मैक्सिको टेरिटरी के वीराने में। रोज़ली क्विड अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसका छोटा परिवार, पति वेस्ली और बच्चे शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि कमांची लोगों का एक समूह उनकी ओर बढ़ रहा है, जो जहां भी जाते हैं मारकाट मचा देते हैं और घोड़ों को निशाना बनाते हैं। वेस्ली उन्हें देखकर हथियार उठा लेता है और रोज़ली से कहता है कि बच्चों को लेकर पीछे निकल जाओ। रोज़ली उसे रोकती है, लेकिन वह समझाता है कि कमांची औरतों को भी नहीं छोड़ते और वह अपनी संपत्ति नहीं छोड़ सकता। वह रोज़ली को पीछे भेजकर खुद कमांची का सामना करता है, लेकिन वे उसे मार डालते हैं। रोज़ली दूर से यह सब देखती है। कमांची वेस्ली का सिर काटकर उनकी खोपड़ी की परत दिखाते हैं, जिससे रोज़ली और उसकी बेटियां डर जाती हैं। रोज़ली बच्चों को लेकर भागती है, लेकिन कमांची उसकी दोनों बेटियों को मार देते हैं। वह छोटे बेटे के साथ जंगल में छुपती है, पर बाद में पता चलता है कि उसके बेटे को भी गोली लगी थी और वह मर चुका है। एक ही पल में उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। कमांची लौटकर घोड़े ले जाते हैं और उसके घर को आग लगा देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यूएस आर्मी के कैप्टन जोसेफ को। वह पिछले 20 साल से सेवा में है और बेहतरीन सिपाहियों में गिना जाता है। उसे जिम्मेदारी मिली है कि एक अपाची इंडियन परिवार को पकड़कर जेल में डाले। वह अपना काम पूरी तरह निभाते हुए पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लाता है। रात में उसके साथ उसका साथी सार्जेंट थॉमस बैठा है। उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों ही जल्द रिटायर होने वाले हैं। वे रोज की लड़ाई और लोगों को गिरफ्तार करते करते थक चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद शांत जिंदगी की उम्मीद रखते हैं। अगली सुबह जोसेफ को कर्नल अब्राहम का संदेश मिलता है। वह उनके दफ्तर पहुंचता है। अब्राहम बताता है कि जेल में एक व्यक्ति है, येलो हॉक, जिसका परिवार पिछले 7 साल से कैद में है। हाल ही में पता चला कि येलो हॉक को कैंसर है और मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा है कि वह परिवार के साथ मोंटाना लौट जाए। उसने यह बात राष्ट्रपति को लिखी और राष्ट्रपति ने उसे रिहा करने की मंजूरी दे दी। लेकिन येलो हॉक और उसका परिवार अकेले नहीं जा सकते। रास्ते में उसके कई दुश्मन हैं, क्योंकि कैद से पहले उसने कई लोगों को मारा था। इसलिए एक सिपाही को उनके साथ जाना होगा और इसके लिए जोसेफ का नाम चुना गया है, क्योंकि वह सबसे भरोसेमंद है। लेकिन जोसेफ मना कर देता है। वह कहता है कि तुम जानते हो येलो हॉक कैसा इंसान है और नेटिव अमेरिकन से हमारी कैसी लड़ाई चली है। उन्होंने मेरे कई साथियों को मारा है। मैं भूल नहीं सकता। अगर मेरे कोई सबसे बड़े दुश्मन हैं तो वह नेटिव अमेरिकन्स ही हैं। अब्राहम जोसेफ से कहता है कि तुम्हें अपनी पुरानी दुश्मनियों को भूलना पड़ेगा। तुम एक सैनिक हो और सैनिक किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते। हमारे पास बुरे लोग आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी बुराइयां पकड़े रहें। येलो हॉक ने गलतियां की हैं, लेकिन वह 7 साल की सजा काट चुका है। उसके पास अब बहुत कम समय बचा है और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। जोसेफ फिर भी मना कर देता है। इस पर अब्राहम सख्त हो जाता है और बताता है कि ये उसका ऑर्डर नहीं, राष्ट्रपति का आदेश है। अगर जोसेफ ने उल्लंघन किया तो उसका कोर्ट मार्शल होगा और रिटायरमेंट की पेंशन भी नहीं मिलेगी। पिछली 20 साल की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाएगी। अब्राहम उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी जिंदगी को खतरे में न डाले। यह सुनकर जोसेफ सोच में पड़ जाता है। न चाहते हुए भी उसे आदेश मानना पड़ेगा। वह सीधा हाँ नहीं कहता, बस कहता है कि उसे सोचना होगा और वह अपनी एक टीम बनाएगा। बाहर निकलकर वह येलो हॉक के पास जाता है और वहां मौजूद नेटिव अमेरिकन्स को देखता है। वह येलो हॉक से थोड़ी बात करता है और फिर टीम बनाने निकल पड़ता है। जोसेफ अपनी टीम में 4 लोगों को शामिल करता है। सबसे पहले उसका दोस्त सार्जेंट थॉमस, फिर हैरी, तीसरा रूडी और चौथा फिलिपी, जो सबसे कम उम्र और सबसे कम अनुभव वाला नया सिपाही है। थोड़ी देर बाद अब्राहम आता है और जोसेफ से कहता है कि उसने सही निर्णय लिया है। वह खुश है और कहता है कि इस काम के बाद जोसेफ को एक अच्छा फेयरवेल मिलेगा। वह राष्ट्रपति का भेजा हुआ खत उसे देता है और कहता है कि इसे हमेशा साथ रखना। रास्ते में कोई दिक्कत आए तो यह कागज सब हल कर देगा। जोसेफ खत रखता है और अपनी टीम व येलो हॉक के साथ निकल पड़ता है। कुछ सफर के बाद वे एक बीहड़ में रुकते हैं। जोसेफ चाकू निकालकर येलो हॉक को देता है और कहता है कि अगर चाहो तो मुझसे लड़ सकते हो, इसमें और कोई शामिल नहीं होगा। वह दरअसल उसे परख रहा है
कि कहीं वह पहले जैसा हिंसक इंसान ही ना हो। मगर येलो हॉक कहता है कि वह अब किसी से नहीं लड़ना चाहता। अगर उसे मारना है तो मार दे, वह विरोध भी नहीं करेगा। यह सुनकर जोसेफ शांत हो जाता है, लेकिन हेनरी को कहता है कि उसके हाथ बांध दो। वे आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटे बाद रात होती है, कैंप लगाते हैं और अगली सुबह दोबारा चल पड़ते हैं। कुछ दूरी बाद वे रोजली के जले हुए घर पर पहुंचते हैं। जोसेफ सबको रुकने का आदेश देता है और खुद अंदर जाता है। अंदर रोजली अपने बच्चों की लाशों के पास बैठी है और उसके पति की लाश भी वहीं है। रोजली उसे देखकर कहती है, शोर मत करना, मेरे बच्चे सो रहे हैं। यह सुनकर जोसेफ समझ जाता है कि वह सदमे में है। वह उससे कहता है कि पास में उनका कैंप है, क्या वह वहां चलना चाहेगी? रोजली मान जाती है। जोसेफ अपने लोगों को बुलाकर लाशों को घोड़े पर रखवाता है और कैंप की तरफ ले आता है। पहुंचते ही वह हेनरी से कहता है कि कब्रें खोदना शुरू करो। इसी दौरान रोजली की नज़र येलो हॉक के परिवार पर पड़ती है और वह डर कर चिल्लाने लगती है। सोचती है कि ये भी कमांची के साथी हैं। जोसेफ उसे शांत करता है कि ये लोग उसे कोई नुकसान नहीं करेंगे। हेनरी उसके बच्चे की लाश मांगता है तो रोजली भड़क जाती है और कहती है कि वह अपने बच्चों को खुद दफनाएगी। वह खुद कब्र खोदने लगती है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं बची। सभी लोग उसे चुपचाप देखते रहते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हुए। जब वह शांत होती है तब जोसेफ बाकी सबको कब्र खोदने का इशारा करता है। लाशों को दफनाया जाता है और रात हो जाती है। रात में रोजली अकेले बैठी है। तभी येलो हॉक का बेटा ब्लैक हॉक अपनी पत्नी के साथ आकर उसे कुछ कपड़े देता है। दूर से थॉमस ये देख रहा होता है और जोसेफ से पूछता है, अब रोजली का क्या होगा? जोसेफ कहता है कि हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, उसके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। हम उसे शहर तक ले जाएंगे, वह वहाँ अपने लिए कुछ रास्ता ढूंढ लेगी। रात को जब सब सो रहे होते हैं, रोजली उठकर बंदूक लेकर अपने परिवार की कब्र की तरफ जाती है। वह खुद को मारने वाली होती है, पर जोसेफ समय पर पहुंचकर उससे बंदूक छीन लेता है। रोते रोते वहीं सो जाती है और जोसेफ सारी रात उसकी देखभाल करता है। सुबह जब वे निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, येलो हॉक जोसेफ के पास आकर कहता है कि यह इलाका कमांचियों से भरा है और वे बेहद हिंसक हैं, इसलिए उसके हाथ खोल दिए जाएं ताकि हमला होने पर वह भी मदद कर सके। जोसेफ मना कर देता है और कहता है कि उनकी टीम काफ़ी है, लेकिन येलो हॉक की बात सच निकलती है। कमांचियों का हमला हो जाता है। सबसे पहले फिलिपी मारा जाता है और हेनरी को गोली लगती है। जोसेफ और बाकी लोग जवाबी हमला करते हैं और ज्यादातर कमांचियों को मार गिराते हैं। बचे हुए भाग जाते हैं। तभी येलो हॉक और ब्लैक हॉक आते हैं और कहते हैं कि कमांची जरूर वापस आएंगे। हम जानते हैं कि उन्हें कैसे रोकना है, इसलिए हमारे हाथ खोल दो ताकि अगली बार हम भी तुम्हारी मदद कर सकें। जोसेफ अपने साथियों को देखता है और फिर रूडी को हथकड़ियां खोलने का इशारा करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने कोई चालाकी की तो उन्हें भी गोली मार देना। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और रात होते ही दोबारा कैंप लगा लेते हैं। अगली सुबह जोसेफ और उसकी टीम को 3 कमांचियों की लाशें मिलती हैं और उसे समझ में आता है कि येलो हॉक और उसका बेटा रात में चुपचाप उन्हें मार आए, यानी वे भरोसेमंद हैं। आगे चलकर वे शहर पहुंचते हैं, जहां कर्नल रॉस हेनरी का इलाज करवाता है और सबके रहने की व्यवस्था करता है। डिनर पर रॉस की पत्नी नेटिव अमेरिकन पर हो रहे अत्याचार की बात करती है, जिससे रॉस नाराज होता है। इसी दौरान जोसेफ रोजली को कुछ दिनों के लिए रॉस के घर छोड़ना चाहता है, लेकिन रोजली उसके साथ ही जाने की जिद करती है। रॉस जोसेफ को एक कैदी सर्जेंट विल को दूसरी जेल ले जाने का मिशन देता है। हेनरी से मिलकर जोसेफ उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और टीम मिशन पर निकल पड़ती है। कैंप में विल बताता है कि उसने सिर्फ गुनहगारों को मारा है, कोई बेकसूर नहीं। रात में रोजली और येलो हॉक की बेटियां नदी पर बर्तन धोने जाती हैं, जहां शिकारी उन्हें उठा ले जाते हैं। टीम तुरंत उनका पीछा करती है और कैंप में उन्हें बंधा हुआ पाती है। उनके साथ अत्याचार हुआ होता है। टीम बिना कुछ बोले पूरे शिकारी गिरोह को बेरहमी से मार डालती है। वापस आने के बाद सभी औरतों को सुला दिया जाता है। सुबह जोसेफ रोजली के पास जाता है और बाहर से उसकी तबीयत पूछता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। फिर वह येलो हॉक के परिवार की औरतों का हाल पूछने जाता है। इसके बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ते हैं।
लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आता है कि बारिश होने वाली है, इसलिए दोबारा कैंप लगाना पड़ता है। सब लोग काम में लग जाते हैं, जबकि विल को बाहर ही बांध कर रखा गया है। जोसेफ जैसे ही अपने कैंप में जाने वाला होता है, थॉमस आता है और कहता है कि वह नेटिव अमेरिकन लोगों के साथ किए गए अपने कामों के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह सीधे येलो हॉक के परिवार के पास जाकर माफी मांगता है। उधर रूडी विल को कॉफी देने जाता है, लेकिन मौका पाकर विल उस पर हमला कर देता है। उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है और फरार हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। थॉमस जैसे ही रूडी की लाश देखता है, वह घोड़ा लेकर विल को मारने निकल पड़ता है। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकता। आखिर सब लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। अगली सुबह जैसे ही सब बाहर आते हैं, उन्हें विल और थॉमस की लाशें दिखती हैं। जोसेफ दौड़कर थॉमस के पास जाता है और समझ जाता है कि थॉमस ने पहले विल को मारा, फिर खुद को गोली मार ली। क्योंकि नेटिव अमेरिकन लोगों के साथ किए गए अपने अपराधों को वह सह नहीं पा रहा था। अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरा देखकर जोसेफ टूट जाता है और फूट फूट कर रोता है, क्योंकि वह सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद वे दोनों साथ रहेंगे। उसे दुखी देख रोजली उसके पास आकर घंटों बैठती है और उसका साथ देती है। उधर येलो हॉक की तबीयत भी बिगड़ रही है। जोसेफ उसके पास बैठकर कहता है कि वे जल्द ही मोंटाना पहुंच जाएंगे। वह उससे हाथ मिलाता है, यह दिखाते हुए कि उसके मन में नेटिव अमेरिकन लोगों के लिए बचा हुआ सारा गुस्सा और नफरत खत्म हो चुकी है। वह अब समझ चुका है कि वे भी इंसान हैं और उनके साथ बहुत गलत हुआ है। आखिर सब मोंटाना पहुंचते हैं। येलो हॉक अपनी जमीन पर कदम रखते ही दम तोड़ देता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। उसे दफनाते समय साइरस नाम का एक आदमी अपने लोगों के साथ आता है और कब्र हटाने को कहता है। दावा करता है कि यह जमीन उसकी है। जोसेफ राष्ट्रपति का कागज दिखाकर बताता है कि जमीन येलो हॉक की है, मगर साइरस कहता है कि नेटिव अमेरिकन लोगों की कोई जमीन नहीं, सारी जमीन गोरे लोगों की है। बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल जाती है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लगभग सभी मारे जाते हैं, साइरस भी। सिर्फ जोसेफ, रोजली और उनका एक साथी बचते हैं, जबकि साइरस के लोगों में से एक आदमी जिंदा रहता है। इसके बाद जोसेफ गुस्से में साइरस के आखिरी आदमी को ठीक उसी तरह मारता है जैसे पहले नेटिव अमेरिकन लोगों को मारा जाता था, ताकि उनका बदला पूरा हो सके। येलो हॉक का परिवार अब लगभग खत्म हो चुका है। सबका अंतिम संस्कार करने के बाद जोसेफ, रोजली और बचे हुए एकमात्र नेटिव अमेरिकन लिटिल बियर वहां से निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रोजली कहती है कि वह लिटिल बियर के साथ शिकागो जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में जोसेफ के लिए प्यार और दर्द साफ दिखता है। वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती। जोसेफ भी उसे चाहता है, लेकिन वह कभी अपनी भावनाएं कहने वाला इंसान नहीं है। रोजली रोते हुए ट्रेन में बैठ जाती है। कुछ देर तक जोसेफ चुप खड़ा रहता है, फिर खुद को रोक नहीं पाता और ट्रेन पर चढ़ जाता है, यह तय करके कि वह रोजली से अपना प्यार जताएगा और बाकी की जिंदगी वे तीनों साथ बिताएंगे। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।